गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर जीनियस। मेरा नाम है शिवम तिवारी। बेटा 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम जैसे कि चल रहे हैं और साइंस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपके पास 2 या 3 दिन का ही समय बचा हुआ है। और इसके अंदर मैंने आपको केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा चांस है, जो लास्ट 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं और जो लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर में या किसी भी पब्लिशर के सैम्पल पेपर में बार बार देखे जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप सब कुछ पढ़ो और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा कमांड बना के रखो, ठीक है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। आज बेटा मैं बायोलॉजी के उन टॉपिक्स की बात करूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में मैं बायोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, क्लास 10 की बायोलॉजी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार या पिछले 10 साल से बार बार बन रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से आपको डायग्राम पढ़कर ही जाने हैं, ठीक है। उसमें से भी मैं सेलेक्ट करके लाया हूं कि जो मोस्ट प्रोबेबल वो है जो 10 साल से आ रहे हैं, जो आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर किसी भी लेटेस्ट न्यू एडिशन के सैंपल पेपर में बार बार जो टॉपिक्स देखे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैं लेकर आया हूं। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं कि बेटा चैप्टर जो 6 है, जो आपका लाइफ प्रोसेस है, उसमें आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और डायग्राम जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। एक बार इसको देखना है। सेकेंडरी में आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथ, ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पे देखो मैं सर्कल लगा देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथ, बेटा इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो इसको डायग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है बिल्कुल, ठीक है। रेस्पिरेशन पढ़ना है और डायग्राम आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जरूर पढ़ना है। यहाँ पर लेबल डायग्राम दिखाकर आपको चीजें पूछ सकता है और उसके फंक्शंस पूछ सकता है। तो रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछना है। यहाँ पे एल्वियोली का क्वेश्चन बहुत बार आता है। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अच्छा, ये जो डायग्राम है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में आपको पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी विंग कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ, डबल सर्कुलेशन का ही डायग्राम होता है ये, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ एक्सर्शन आपको पढ़ना है। एक्सर्शन में आपको एक्सर्शन सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स और इसका फंक्शन, ये इस पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट और M मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। डायग्राम 5 आपको एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लो। वैसे अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा कि जब आप स्टार्टिंग के सैंपल पेपर्स में तो नहीं, लेकिन आप 4, 5, 6, 7 सैंपल पेपर जब पलटते हैं, जैसे किसी में 10 हैं, तो उसके 6ठे 7वें से नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर बार बार पूछ रहे हैं, नेफ्रॉन से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको भी देखो, ठीक है, इसके आने के चांस है। और बेटा एक आर्टिफिशियल किडनी आपके एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक में आखिरी में बॉक्स बना के एक बंदा लेटा हुआ है ना, उसका डायग्राम भी दिखा रखा है, जो उसमें डायलिसिस करता हुआ दिखा रहा है। वो डायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, ठीक है, किसको जरूरत पड़ती है, ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। लाइव प्रोसेस से सबसे अच्छे क्वेश्चन बनने, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि आप नोट्स को, मतलब जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इन पे कमांड अच्छी बनानी है, बाकी आप एनसीईआरटी को प्रीफर करो। और अगर लाइन टू लाइन अगर आपने साल भर एनसीईआरटी पढ़ी है खासकर बायोलॉजी के लिए तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपका सब कुछ सिलेबस लगभग फिजिक्स आपने अच्छे से कर ली, केमिस्ट्री कर ली, अब सिर्फ बायो है, तो बेटा अभी भी सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन में आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस, ये 25 मार्क्स दिलाएगा आपको बायोलॉजी। और यहाँ से सवाल बहुत ईजी पूछे जाते हैं, बाकायदा आपने पढ़ा होना चाहिए बस, ठीक है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में कुछ इस तरह से रहेगा। 7वें चैप्टर में से मैं बता दूं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना। न्यूरॉन का फंक्शन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो हमारे ब्रेन के जो नर्व सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन का फंक्शन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर MI लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना ही नहीं किसी हालत में। रिफ्लेक्स एक्शन पे सवाल आ रहे हैं बार बार, रिपीटेशन में रिफ्लेक्स एक्शन पे सवाल आ रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, एक सवाल आया था सैंपल पेपर में कि रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रीथिंग ऑफ पंपिंग ऑफ हार्ट कैसा होता है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस बताना है। हार्ट के बीच में और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में, हार्ट के फंक्शन में और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में डिफरेंस बताने थे। 2 नंबर का सवाल आया था बेटा। एक बार आप कंप्लीट ह्यूमन ब्रेन पढ़ लेना। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट लाइक जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और केमियोट्रोपिज्म एक्सेट्रा, जो ये सब दे रखे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। हार्मोन्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना इन चैप्टर में।
ये डायग्राम न्यूरॉन का, रिफ्लेक्स एक्शन और हार्मोन, वो भी एनिमल वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनिमल और प्लांट वाला भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन और हार्मोन, ये 3 तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मतलब अगर आप ये सब छोड़ भी रहे हो तो ये वाले 3 चीज़ें पढ़ के जाना प्लीज़। डायग्राम 7 जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बीइंग के अंदर, चाहे वो मेल के अंदर है चाहे फीमेल के अंदर, उसका डायग्राम दे रखा है, एक बार देख लेना, ठीक है। उसमें से दिखाकर सवाल वही हार्मोन से पूछेगा, डायग्राम बनाने को नहीं आता, लेकिन आ सकता है, चांसेस है, अच्छा डायग्राम है, आप देख लेना, ठीक है। वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारी एंडोक्राइन कौन सी ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है। 8वें चैप्टर में बेटा क्रोमोसोम की डेफिनेशन, क्रोमोसोम का फंक्शन और डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए का फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी आप यहाँ तक कि गूगल से इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल आता है इस पर, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये पढ़ लो, जिसमें से कि आपका बाइनरी फिजन, बडिंग और क्या नाम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और क्या नाम है स्पोर फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आता है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। आप बेटा, और ये वाली चीज़ें अब मैं बता रहा हूँ 8वें चैप्टर में जो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, वो ये 2 टॉपिक्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग और रिप्रोडक्शन हेल्थ। ये जो 2 टॉपिक है, अगर आप ये ऊपर वाले भी छोड़ रहे हो या पूरा 8वां चैप्टर भी स्किप कर रहे हो, लेकिन इन दोनों टॉपिक को नहीं छोड़ना, और इन दोनों से रिलेटेड जो डायग्राम है वो भी नहीं छोड़ने। फिगर 8.7 में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में 8.8, 8.10, 11। इन डायग्राम्स में आपको दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल फ्लावर के लिए जर्मिनेशन ऑफ पोलन और स्टिग्मा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये 4 डायग्राम है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं 9 चैप्टर में, 9 चैप्टर में बेटा आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लो, इससे सवाल आ रहा है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन जरूरी, सेक्स डिटर्मिनेशन से आ रहा है, और मोनो हाइब्रिड और हाइब्रिड क्रॉस से आ रहा है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड क्रॉस बार बार अलग अलग तरह से दिखा दे रहे हैं। जैसे कि अभी एक सैम्पल पेपर में सवाल आया था कि 2 पेरेंट्स, उनकी ब्लैक आइज हैं, उनके एक बच्चे की आंख ब्लैक है और एक लड़की है उसकी आंख ग्रीन है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना, कि ब्लैक होने के चांस कितने ज़्यादा हैं और ग्रीन होने के चांस कितने ज़्यादा थे। 50-50% चांस है, उनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना के दिखाओ, ऐसा कुछ सवाल आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात बताऊं, अगर आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा चैप्टर मैं जल्दी से पढ़ूं, तो सबसे पहले पढ़ूं बायोलॉजी, जिससे आपके लिए बहुत इजी पड़ जाए। तो मैं कहूँगा आप 9 चैप्टर से उठाओ, 9 चैप्टर बहुत आसान है, बहुत 2 टॉपिक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन 2 टॉपिक के अलावा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। अगर सारा भी पढ़ते हो तब भी ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आप 9 चैप्टर खत्म कर सकते हो। 9 के बाद आप 7 पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। 9 और 7 बहुत ज़्यादा ईजी है, उसके बाद आप 7, 8 पढ़ो, और इस पे दिए हुए एक डायग्राम को छोड़ना नहीं है। और ये जो टॉपिक है, ये वो टॉपिक्स है जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो इस बार के लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिए जा रहे हैं या किसी भी पब्लिशर के सैम्पल पेपर। तो यहाँ पर लिखे हुए कोई भी टॉपिक, किसी का बायोलॉजी अगर कमजोर होता है, मैंने देखा मोस्ट बच्चों का बायोलॉजी क्या होता है, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो बच्चों को रीडिंग करने में बोरियत आती है ना, लेकिन एग्जाम में तो ये भी आएगा, ठीक है। 10th क्लास में हो सकता है आप 11th में साइंस लेते हो, बायोलॉजी को स्किप करते हो, मैथ्स लेते हो, लेकिन उसके बावजूद इस समय तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना। तो बायो के अंदर जिनका बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिनको पढ़ा भी नहीं जा रहा, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर लूँ, तो वो सेलेक्टेड टॉपिक्स बेटा ये यहाँ से सवाल आएगा, 100% आएगा, इन्हीं में से सवाल बनते हैं। मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि इसमें से मैक्सिमम सवाल बनेंगे, आपके मैक्सिमम सवाल बनेंगे। एक आधा सवाल होगा जो, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ, 9 to 9 एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक आधा सवाल एनसीईआरटी के डीप में से पूछा जाएगा, ठीक है। इन टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको बायो में दिक्कत है बेटा, उनको ये वीडियो शेयर करो, जिससे उनकी हेल्प हो सके। भले आप लाइक करो या ना करो, बट शेयर जरूर करो उन बच्चों के लिए जिनके लिए हेल्पफुल हो। मेरी कोई भी वीडियो जिससे लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल है या आपके किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है, उसको भेजनी चाहिए, तो आप उसको प्लीज़ शेयर करो, ठीक है। कम से कम किसी का भला करो, लाइक मत करो, पसंद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसका भला हो सकता है उसके लिए शेयर करो। बाकी आपके फिजिक्स में मैं जल्दी से बात कर लूँ, फिजिक्स में मैं बोल रहा हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कोई वीडियो लेक्चर्स आपको देखने की जरूरत नहीं है कि आप ढूंढोगे फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट है। बेटा फिजिक्स बेसिक से बनता है, एडवांस तक न्यूमेरिकल बेसिक से पूछा जाता है, एडवांस से पूछा जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन बेसिक एडवांस का मिलाकर आता है, तो आप फिजिक्स को पूरी तरह पढ़ो। उसमें ये मत सोचो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, 10, 11, 12 एंड 13, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और 10 चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा बनेंगे, इन दोनों में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप उसको पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
maybe once or twice.